हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और जैसा हम इन चैप्टर्स में देखते आ रहे हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी में कि अवर फोकस इज़ ऑन एनवायरनमेंट, वॉट एवर थिंग वी आर लर्निंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनवायरनमेंट। इन दिस चैप्टर्स, जो रिमेनिंग चैप्टर हैं 7, 8, 9 एंड 10, वी विल लर्न। अभी तक जो हमने पढ़ा नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ा, जैसे कि लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर या इकोसिस्टम्स वगैरह, वो क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम्स को हम देख रहे थे। लेकिन अब जो हमें देखना है 7th, 8, 9, 10 चैप्टर में, वो बेसिकली क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन्स हैव सो कम्प्लीटली, सो एंटायरली modified the natural environment that these are now also known as टेक्नो इकोसिस्टम्स। क्या कहते हैं इन्हें अब? टेक्नो इकोसिस्टम्स। ऐसा इकोसिस्टम जिसमें नेचुरल थिंग्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं। मेनली वो किससे ड्रिवन है? टेक्नो इकोसिस्टम से। और ऐसे इकोसिस्टम्स में या ऐसे एनवायरनमेंट में जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कहाँ से? सन से नहीं ली जा रही है, बल्कि वो फॉसिल फ्यूल वगैरह या और कोई सोर्स है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है जो ऑलरेडी अर्थ पे प्रेजेंट है, उनसे ली जा रही है। तो आज हमें 7th चैप्टर पढ़ना है और इसमें जो हम पढ़ेंगे वो हम ह्यूमन एनवायरनमेंट के, ह्यूमन मेड जो एनवायरनमेंट है, जो हमने नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके जो एनवायरनमेंट बनाया, उसके जो कुछ बेसिक्स हैं। पहला तो सेटलमेंट, कि सेटलमेंट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और उसके लिए क्या फैक्टर काम करते हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ने दुनिया को कैसे बदला है। सेटलमेंट के बीच में आने जाने की जो व्यवस्था है उसे ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं हम जनरली, और उसने कैसे हमारे जो इकोसिस्टम है, टेक्नो इकोसिस्टम है, ह्यूमन एनवायरनमेंट है, उसे चेंज किया है। देन वी विल सी कम्युनिकेशन। एक और तरीका, विदाउट मूव करे बिना, गुड्स या खुद को मूव करे बिना आप कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट या बातचीत कर पा रहे हैं, या अपने मैसेज या इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं, उससे क्या इम्पैक्ट आया है ह्यूमन एनवायरनमेंट में, या उससे हमने नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाई किया है, ये भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे। और जो नेक्स्ट 3 चैप्टर हैं 8, 9, 10, जो कि अगले लेक्चर्स में आएंगे बारी बारी से, उनमें हम क्या देखेंगे, जो टेम्परेट है, ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन है उनमें, और डेजर्ट रीजन्स में कैसे ह्यूमंस ने ओवरऑल एनवायरनमेंट को चेंज किया है, या फिर जो अभी भी अर्ली ह्यूमन टाइप जो लोग रहते हैं, इंडिजिनियस लोग रहते हैं, वो कैसे रहते हैं। सो अब हम अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 1 यू हैव लर्न दैट अर्ली ह्यूमंस डिपेंडेड एंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड। रैन फॉरेस्ट पे हो, डेजर्ट पे हो, प्लांट्स पे हो, एनिमल पे हो, बेसिकली वो अपनी सारी ज़रूरतों के लिए, जो कि जिसमें मेन ज़रूरत क्या थी, खाना मिल जाए दिन भर के लिए और रात को सोने के लिए कहीं शेल्टर या गुफा मिल जाए, उसके लिए वो किस पे? नेचर पे डिपेंडेंट थे, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। बट विद टाइम, पर टाइम के साथ क्या हुआ, उन्होंने नई स्किल्स सीखी टू ग्रो फूड ग्रो करना सीखा। फूड तो पहले भी नेचुरली ग्रो होता था, लेकिन अब क्या है, ह्यूमंस ने इसे प्लांट्स को डोमेस्टिकेशन करना सीख लिया। करीब 12,000 ईयर्स अगो, 10,000 BC में, 10,000 BC हो गया, 2000 साल ये, और 10,000 BC, तो 10,000 BC के करीब मिडिल ईस्ट का जो रीजन है, इराक, ईरान वगैरह वाला, उसमें ह्यूमंस ने पहली बार कुछ जो ग्रासेज हैं, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, जिन्हें आजकल मॉडिफाई हो गई है वो अर्ली ग्रासेस से, उनको डोमेस्टिकेटेड करना शुरू कर दिया। डोमेस्टिकेटेड इन द सेंस कि वो जो उसकी सीडिंग है, कहाँ बीज रोपना है, कब उसे काटना है, ये अब ह्यूमन मैनेज करने लगे थे। और क्योंकि एक जगह इन्हें साल भर का खाना मिलने लगा था, तो इससे क्या व्यवस्था हो गई थी, ये वहाँ पे सेटल भी होने लगे थे। सेटल, पहले तो इनकी लाइफ कैसी थी, फॉरेजर्स वाली, हंटिंग एंड गैदरिंग, जहाँ जागो वहीं सवेरा और जहाँ रहन वहीं बसेरा, तो वो लाइफ थी। लेकिन बाद में ये फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये लोग डोमेस्टिकेटेड करते गए चीज़ों को, तो इनकी लाइफ सेटल होती गई। ऐसी लाइफ को हम क्या कहते हैं? सीडेंटरी लाइफ। क्या लाइफ बोलते हैं? कौन सी लाइफ बोलते हैं? सीडेंटरी लाइफ। तो धीरे धीरे ये लोग सेटल होते गए।
जैसे जैसे एग्रीकल्चर में सरप्लस बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे नए क्राफ्ट्स, नए ह्यूमन के लिए इन्वेंशन के तरीके खोज लिए गए, ह्यूमन को ज़्यादा टाइम मिलने लगा, स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, और अभी हम एक ग्लोबल सरकार, ग्लोबल गवर्नेंस के एरा में जी रहे हैं, जिसमें क्या यूएन वगैरह काफ़ी प्रिवेल करती हैं। तो द प्लेस वेयर ए बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड इट्स साइट। तो जहाँ पे इन लोगों ने पहली बार सेटल किया, या आज भी हम जहाँ पे सेटल करते हैं उसे क्या बोल देते हैं, साइट, SIT। किस साइट पे अपना घर बनाने वाले हैं आप। कौन कौन से फैक्टर जनरली साइट के लिए अकाउंटेबल हैं। पहला तो है फेवरेबल क्लाइमेट, अंटार्कटिका पे इसीलिए कोई नहीं रहता है, और इवन साइबेरिया वगैरह में बहुत कम लोग रहते हैं, और जो भी रहते हैं वो करीब 1500 साल पहले ही वहाँ पहुँचे हैं, उससे पहले वहाँ कोई नहीं रहता था। फेवरेबल क्लाइमेट हो गया। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, डेफिनेटली अगर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कुछ साइट के सिलेक्शन में, तो वो है कि मिनिमम कुछ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो। जैसे कि आपने अगर इजिप्ट में जो नाइल रिवर है वो डेजर्ट से गुजर रही है, फिर भी उसके चारों तरफ जो सेटलमेंट है वो कई हजारों, कई दसियों हजार साल पुराने हैं। जो केव्स वगैरह हैं यूरोप में या फिर अफ्रीका में या इंडिया में, जो नर्मदा वैली है जिसमें केव्स वगैरह हैं, उनमें भी, या भीमबेटका की केव्स हैं, इंसान कई लाखों सालों से वहाँ रहते आ रहे हैं। किस वजह से? सिर्फ इस साइट की वजह से। सूटेबल लैंड, अगर आप एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं तो आपको लैंड की सूटेबिलिटी होनी चाहिए। इवन आप या तो आप एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होंगे, आप फॉरेस्ट पे होंगे, या फिर आप क्या नोमैडिक लाइफ, जो लाइव स्टॉक ग्रेजिंग वगैरह में से अपना गुजारा कर रहे हैं, तो उसके लिए भी सूटेबल लैंड चाहिए और फर्टाइल सॉइल चाहिए। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अर्ली साइट्स, हमेशा से ह्यूमन साइट को जहाँ उसे घर बनाना है वहाँ वो इस हिसाब से बनाता था कि उसकी लाइवलीहुड का भी जुगाड़ वहीं से हो जाए और पानी वगैरह की दिक्कत ना आए। तो ये साइट के कुछ फैक्टर हो गए। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। अभी जो साइट के फैक्टर हैं वो क्या हो गए हैं कि बेसिक एमिनिटीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, ये सारे अवेलेबल हों। मॉडर्न टाइम के हिसाब से ये हो गए। वहाँ स्कूल एंड हॉस्पिटल्स हों, अब जो भी रह रहा है वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और लाइवलीहुड के लिए कोई एक इंडस्ट्री हो जो उसे वहाँ काम दे रही हो। तो मॉडर्न सेटलमेंट के लिए 3-4 फैक्टर हैं, और ये तो बेसिक फैक्टर हमेशा से काम करते आ ही रहे हैं। ये सारी कहानी लिखी है कि कैसे ह्यूमंस धीरे धीरे क्रॉप ग्रो करने लग गए, उनका सरप्लस होने लग गया, एंड दे स्टार्टेड ट्रेड एंड कॉमर्स। अदर क्राफ्ट भी स्टार्ट हो गए उसके साथ, और छोटे मोटे किंगडम्स, देन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, और इन्हें हम क्या बोलने लगे? सिविलाइजेशंस बोलने लगे। फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन। टिग्रिस रिवर कहाँ है? इराक, ईरान में। इसके मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है वो इसी के किनारों पे था। देन नाइल इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन है वो नाइल रिवर के किनारों पे था। तो ऐसे, और ह्वांग है, ह्वांग हो भी बोल देते हैं इसे, ये कहाँ है? चाइना में। इसके किनारे पे भी हमेशा से लैंड की सूटेबिलिटी और वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से हमेशा से सिविलाइजेशन रहे हैं, या परमानेंट या सेटलमेंट रहे हैं ह्यूमंस के, जब से उन्होंने एग्रीकल्चर की टेक्निक सीख ली है करीब 12,000 साल पहले से। ये याद रखना है, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ था। ये डेट जनरली किसी भी हर एक एग्जाम में आज सब में पूछी गई है, और ये वैसे भी अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए IAS वगैरह में, या किसी भी आंसर में जब आप सब्सटेंशिएट कर रहे हैं तो ये काम आती है। इतना जनरल आपको पता होना चाहिए। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। अब ऐसा हो सकता है, एक हो सकती है नोमैडिक लाइफ। मैंने बताया कि पहले तो कैसी थी? नोमैडिक, या जहाँ जागो वहीं सवेरे वाली लाइफ थी, या फॉरेस्टर या हंटर गैदरर वाली लाइफ थी कि आप कुछ दिन यहाँ रह रहे हैं, कुछ दिन चल के जब यहाँ फूड ख़त्म हो गया तो यहाँ बसेरा कर लिया। जैसे झूम कल्टीवेशन होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, या जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं वो करते हैं। तो नोमैडिक लाइफ, उनका कोई फिक्स परमानेंट सेटलमेंट नहीं रहता है कि साल 2 साल के लिए एक जगह पर रहते हैं, ऐसा नहीं रहता है। या फिर एटलीस्ट 8 से 10 साल वो एक जगह नहीं टिकते हैं। साल 2 साल रह लिए
यहाँ का जो लैंड था उसे यूज़ किया फॉरेस्ट को कट करके एग्रीकल्चर की, और फिर आगे बढ़ गए जब इसकी फर्टिलिटी डिक्लाइन हो गई। तो ये हो गई नोमैडिक या फिर पेस्टोरल या फिर आप कह लीजिए फॉरेजर्स वाली लाइफ। बेस्ट वर्ड है नोमैडिक, है ना, इधर से उधर भटकते ना। एक दूसरी होती है परमानेंट, कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ आपकी लाइवलीहुड का लॉन्ग टर्म के लिए आपने व्यवस्था कर रखी है, चाहे वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो चाहे वो इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट हो। तो ऐसे में आप जो घर बनाएंगे वो परमानेंट घर बनाएंगे, आपको लंबे समय तक वहाँ रहना है। यहाँ नोमैडिक तो झोंपड़ी बना के भी काम चला लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें कुछ दिन बाद यहाँ से मूव करना है। लेकिन अगर आप परमानेंटली रह रहे हैं तो आपके घर फिर अच्छे स्ट्रांगली बिल्ड होंगे, जो भी मटेरियल वहाँ अवेलेबल है। तो इस हिसाब से हम सेटलमेंट को 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी। तो जिन सेटलमेंट जो परमानेंट सेटलमेंट होते हैं वो एटलीस्ट 10 साल 20 साल 50 साल तक एक ही जगह पर रहते हैं, और वहाँ ह्यूमंस एक जगह पर रह के अपना वहीं कहीं आसपास से अपनी लाइवलीहुड की व्यवस्था करते हैं। और जो टेम्परेरी सेटलमेंट्स हैं उनमें क्या होता है, या तो ह्यूमंस सीजनली मूव करते हैं, जैसे ट्रांस ह्यूमंस हिमालयाज़ वगैरह में क्या होता है, जब सर्दियाँ पड़ती हैं या गर्मियाँ पड़ती हैं जब, तो जो उनके स्लोप्स हैं वह जो माउंटेन के स्लोप्स हैं वो ग्रीन हो जाते हैं, जो बर्फ़ पिघलती है और सनलाइट मिलती है तो ये ग्रीन हो जाते हैं, पास्चर लैंड बन जाते हैं। तो जो वैली में जो लोग रह रहे हैं वो जाके 6-6 8-8 महीने यहाँ जाके अपना घर छोड़ के यहाँ जाके रहने लगते हैं, अपने पशुओं को अपने जानवरों को खिलाने पिलाने के लिए। और फिर बाद में जैसे ठंडी आ जाती है तो बाद में अपनी जगह पर लौट आते हैं। इसे ट्रांस ह्यूमंस बोलते हैं। और ये कौन सी दोनों ट्राइब्स, ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ यूपीएससी प्री में पूछी जा चुकी हैं, गुज्जर एंड बकरवाल्स। ये आगे भी देखेंगे, पर यहाँ 11th और 12th क्लास की किताब में इनका नाम दे रखा है, तो ये यूपीएससी में पूछी जा चुकी हैं। ऐसे हो गए ट्रांस ह्यूमंस। आपने कभी बंजारे लोग देखे हों तो वो ट्रेड के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। ट्राइबल लोगों का बताया मैंने कि यहाँ की फर्टिलिटी डिक्लाइन हो गई तो आगे जाके वो फिर अपना घर और लाइवलीहुड की व्यवस्था करते हैं, तो उनके जो सेटलमेंट्स हैं वो टेम्परेरी हैं। देन परमानेंट अगर एग्रीकल्चर पर बेस्ड है या फिर वो इंडस्ट्री पर बेस्ड हैं, जैसे बोकारो में स्टील प्लांट लग गया या जमशेदपुर में स्टील प्लांट है या आयरन की माइन है, तो वहाँ पे जो सेटलमेंट आएंगे वो परमानेंट आएंगे। या फिर गैंजेटिक वैली में अगर आप परमानेंटली एक ट्रैक्ट ऑफ लैंड पे, एक पैच ऑफ लैंड पे हमेशा खेती कर रहे हैं और उसकी फर्टिलिटी कभी कम नहीं हो रही है, पानी की अवेलेबिलिटी हमेशा है, तो आप वहाँ परमानेंटली रहने लगेंगे। इसीलिए गैंजेटिक या रिवर वैलीज आर अमंग द अर्लीस्ट परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द ह्यूमन। इनफैक्ट जितनी भी वैलीज हैं रिवर वैलीज, वही सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट्स हैं ह्यूमंस के। ये हो गया परमानेंट और टेम्परेरी सेटलमेंट्स का। देन एक तो ये डिफरेंस हो गया। एक और डिफरेंस होता है रूरल एंड अर्बन। क्या डिफरेंस होता है? ऐसे एरियाज, रूरल एरियाज कौन से हैं, इसमें एक कहानी दे रखी है, ठीक है, रूरल को समझाने के लिए और अर्बन को समझाने के लिए। रूरल एरियाज कौन से एरियाज होते हैं जिनमें मैक्सिमम पॉपुलेशन किस पे, एग्रीकल्चर या फिर अलाइड एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर या फिर अलाइड एक्टिविटी है। अलाइड एक्टिविटी जैसे बढ़ई हो गया, आयरन स्मिथ हो गया, देन पोटर हो गया, या जो घड़ा बनाने वाला होता है वो हो गए, या फिर जो एग्रीकल्चर के ही प्रोड्यूस है उन्हें कोई प्रोसेस करने वाला हो गया, या जैसे कि जो लेदर इंडस्ट्री वगैरह वाले हो गए, छोटे मोटे जो ट्रेडिशनली सर्वाइव करते आ रहे हैं वो हो गए, या फिर फिशिंग हो गई, पोल्ट्री हो गई, या और भी कोई एग्रीकल्चर या फार्मिंग से रिलेटेड या लाइव स्टॉक से रिलेटेड, डेयरी हो गई, उनसे रिलेटेड जो लोग हैं, जो काम मैक्सिमम ऐसे लोग जहाँ रहते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, रूरल एरियाज। ये एरियाज जनरली छोटे होते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेस के, हो सकता है 10-50 घरों, हो सकता है 100 घरों, 500 घरों,
और इनमें क्या खास बात रहती है, जो मेन लाइवलीहुड प्रोवाइडर रहता है वो एग्रीकल्चर रहता है, इकोनॉमी का ड्राइवर भी एग्रीकल्चर ही रहता है। क्योंकि ये छोटे सेटलमेंट रहते हैं तो यहाँ जो बड़ी व्यवस्थाएं, मॉडर्न वर्ल्ड की जो बड़ी व्यवस्थाएं, जैसे बड़े स्कूल्स है ना, स्कूल्स छोटे मोटे स्कूल्स तो हो सकते हैं, बड़े स्कूल हों, हॉस्पिटल्स हों, रिसर्च सेंटर्स हों, या फिर बड़े ट्रांसपोर्ट रेलवे या हाईवेज हों, वो ज़रूरी नहीं है यहाँ एग्जिस्ट करें। ये तो हो गई रूरल पॉपुलेशन। देन अर्बन का जस्ट आप इसका अपोजिट मान लीजिए। अर्बन में क्या होता है, बड़ा सेटलमेंट रहेगा तो वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे, तो वहाँ स्कूल्स हॉस्पिटल्स भी रहेंगे, रिसर्च फैसिलिटी भी रहेंगी। वहाँ हो सकता है कि स्टेट की जो स्टेट इन द सेंस पावर जो है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ हो सकता है, सेंटर भी रहे, वो कोई टेम्पल भी हो सकता है बड़ा वहाँ। और वहाँ पे कई सारे लोग होने की वजह से, लैंड की स्कार्सिटी होने की वजह से वहाँ एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन नहीं रहता है। वहाँ अगर मेन ऑक्यूपेशन रहेगा तो वो कोई इंडस्ट्री रहेगी, इंडस्ट्री इन द सेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और या फिर सर्विस सेक्टर का कुछ काम रहेगा, जैसे कि होटल इंडस्ट्री हो गई, टूरिज्म हो गया, या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और भी जो सर्विसेज बेसिक ह्यूमन सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करने का वहाँ कोई छोटा या बड़ा प्लांट रहेगा। तो ये अर्बन सेटलमेंट हो गए। अभी अर्बन सेटलमेंट में जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है, हमने एनवायरनमेंट को इतने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, वो टेक्नो इकोसिस्टम इतने ख़राब हो गए हैं, इन द सेंस इतनी एनर्जी फ्लो कर रही है उनसे। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं या किसी बड़ी सिटी में रह रहे हैं, आपको पता है ये एक सड़क है ना, ये सड़क है, इस पे 1 मिनट में 1 घंटे में करीब 100 व्हीकल्स गुजर रहे हैं, 100 व्हीकल्स इससे होके जा रहे हैं। तो व्हीकल्स की कुछ एनर्जी है, उनके टायर से कुछ धूल उड़ने वाली है, और वो जो एग्जॉस्ट है उनका, उससे भी कुछ धूल और पॉल्यूशन उड़ने वाला है और होने वाला है। देन वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री भी लगी हुई है उसी छोटे से एरिया में, अर्बन एरिया में। देन वहाँ कई सारे काम भी चल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर के हो, किसी भी जगह। तो इसमें, इस इकोसिस्टम में, इस अर्थ के इस छोटे से पैच में इतनी एनर्जी है कि जो भी मॉलिक्यूल्स है अर्थ की सरफेस पे, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, धूल के हों, चाहे वो वाटर वेपर हो, चाहे कुछ भी हो अर्थ की सरफेस पे, और जो इनका एग्जॉस्ट निकल रहा है इंडस्ट्री और व्हीकल्स का, वो डेफिनेटली कहाँ फ्लोट करता रहेगा, उस एनर्जी की वजह से, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में। तो आपको एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन सब देखने को मिल जाएगा। लोग ये सोचते हैं कि वो दिल्ली या मुंबई या किसी बड़ी सिटी के पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, 2-4 व्हीकल कम कर दें और किसी दिन नहाना धोना बंद कर दें, ऐसे ख़त्म नहीं होगा। जब तक कि इन जो इकोसिस्टम्स में एनर्जी जो फ्लो कर रही है वो कम नहीं होगी, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। फर्दर, जिस एरिया में जो हाउसेज बिल्डअप किए जाते हैं, जिस भी रीजन में, ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस अभी कंप्लीटली डिटैच हो गया हो नेचर से। नेचर से हम कंप्लीटली डिटैच नहीं हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप राजस्थान साइड जाएंगे तो उनकी मोटी दीवारें और ऐसी दीवारें मिलेंगी जिनसे कि जो हीट है, सन की हीट है, वो एटलीस्ट आपसे दूर रहे, जितना हो सकता है दूर रहे, और वहीं और फ्लैट रूफ रहेंगी। और वैसे ही अगर आप रेनी एरियाज में चले जाएं, जैसे कि शिलोंग वगैरह, तो वहाँ आपको जो रूफ मिलेंगी वो स्लैंटिंग रूफ मिलेंगी कि जो पानी गिर रहा है वो नीचे जाके बह जाए, रूफ पे ठहरे ना, अदरवाइज वो हाउस को ढहा सकता है। तो ऐसे जहाँ जो मटेरियल अवेलेबल है और जहाँ की जैसी कंडीशंस हैं एनवायरनमेंट की, वहाँ आपको वैसे हाउस मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट और नेचर हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट आवर हाउसेज इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, एलेबोरेट, ये मेंस का क्वेश्चन है, जीएस का, यूपीएससी का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया मॉडर्न इकोसिस्टम्स की या मॉडर्न वे ऑफ लाइफ की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अब सॉइल या फिर वाटर नहीं रहे हैं उनके लिए। अब इनसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट हो गया है, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सब। तो जो मॉडर्न जो वे ऑफ लाइफ है, मॉडर्न इकोसिस्टम्स की जो हम अगर लाइफ लाइन कहें तो वो है ट्रांसपोर्ट। तो अब ट्रांसपोर्ट देखते हैं। ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स
बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। आप सबको पता है, अगर आप खुद बैठ के बस में जा रहे हो, ट्रक में जा रहे हो या फिर एरोप्लेन में बैठ के जा रहे हो तो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट है। अगर उन्हीं चीज़ों से आप अगर गुड्स को ले जा रहे हो, अपनी भेड़ बकरियाँ या फिर गाय या फिर और भी कोई मटेरियल है जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो या जनरली आपका जो सामान है उसे ले जा रहे हो, तो वो गुड्स का ट्रांसपोर्ट है। इन द अर्ली डेज जब लोग लंबी लंबी यात्राएं करते थे तो कई एनिमल्स का सहारा लेते थे, जैसे ब्लॉक कार्ट, हॉर्स कार्ट। डेजर्ट में कैमल्स का सहारा, जो कारवां जाते थे उनमें कैमल्स का हेल्प लिया जाता था। जहाँ जो एनिमल अवेलेबल है, याक हो गया जैसे कि ठंडे एरियाज़ में याक हो गया, या फिर आर्कटिक एरियाज़ में जो भी वहाँ कैरिबू है या जो भी एनिमल अवेलेबल है जो कि ह्यूमन की जो एफर्ट है उसे कम कर सकता था, उनका यूज़ किया जाता था। इनिशियल डेज में जब हमने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट नहीं किया था, तब जब भी अर्ली ह्यूमंस जो यात्रा करते थे वो बाई फूट करते थे। लेकिन जब व्हील का इन्वेंशन हो गया, हमने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, तो फिर हमने कार्ट वगैरह या फिर व्हीकल्स आ गए। और कुछ सालों बाद जब इंजन की खोज हो गई, इंजन क्या, ऐसी मशीन जो हमें विदाउट एनिमल या हमारी एफर्ट के बिना वो हमें एक कंटिन्यूस एनर्जी दे सके लंबे टाइम के लिए। तो इससे क्या हो गया कि हम जो लंबी लंबी यात्राएं करते थे, इंडिया में आपको एक छोर से दूसरे छोर जाना है तो 2 से 3 दिन में आप ट्रेन में बैठिए। इवन अंग्रेज़ों के टाइम पे भी आप 5-6 दिन ले लीजिए, उतने में या 10 दिन ले लिए पहुंच जाते थे, जो कि किसी एनिमल या ह्यूमन के लिए एटलीस्ट 2 से 3 महीने का वेंचर होता था। वो अब 10 से 15 दिन में सिमट गया, जब टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई और इतनी फास्ट हो गई कि अब हमारे पास एयर ट्रेवल है और रॉकेट तक के ट्रेवल है, जिनसे कि हम अर्थ तो छोड़ो, स्पेस, आउटर स्पेस को भी छोड़ दो, अर्थ के बाहर जो स्पेस है, इवन अप टू दूसरे ग्रह, प्लेनेट या सैटेलाइट्स पे भी जाके आ रखे हैं। जैसे कि मून पर 3,84,000 किलोमीटर तक की हमने डिस्टेंस करीब 2 से 3 दिन में तय कर रखी हैं। तो अब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का पूरा फेस हमारे डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की वजह से हमने बदल लिया है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, मैं इसे मिस नहीं करना चाहता हूँ। ये जो हाउस बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है, बर्फ का। बेसिकली ये आर्कटिक या फिर साइबेरियन या फिर कनाडा का जो अपर पोर्शन है, ग्रीनलैंड वगैरह में, वहाँ पे ठंड इतनी पड़ती है कि टेम्परेचर -40, -60 ऐसे डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाते हैं। ऐसे में अगर आप आइस का ही घर बना लें और उसमें अगर आप जाके रहने लगें तो आप सिर्फ आपकी बॉडी हीट से ही इनका टेम्परेचर आपको बाहर की ठंडी से बचा लेंगे, जो हवाएं, ठंडी हवा वहाँ चल रही हैं उनसे बचा लेंगे। और यहाँ पे टेम्परेचर -5 से 10 -15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो विच इज़ फार बेटर देन दिस। -60 डिग्री से तो अच्छा है कि आप आइस का ही घर बना लें और उसमें रहने लगें, जिससे कपड़े वपड़े पहन के ऑब्वियसली, तो क्या है, आप कम से कम ये जो ठंडी है इससे बच जाएंगे। क्योंकि ऐसे रीजन में पत्थर वगैरह जनरली अवेलेबल उतने इजीली नहीं होते हैं और घास वास का तो कोई नाम ही नहीं होता है, तो लोग ये व्यवस्था कर लेते थे। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे नेचर के हिसाब से या रीजन के हिसाब से या क्लाइमेट के हिसाब से आदमी, इंसान अपने घर हमेशा से बनाता आ रहा है। ऐसे घरों को मैं बता देता हूँ, पर मैं सोच रहा था कि आपसे पूछूं। इग्लूज बोलते हैं और वैसे ये फेमसली किनके लिए एट्रीब्यूट किए जाते हैं, कौन बनाते हैं ये? इन्यूट पीपल। इन्यूट क्या है, जैसे इंडिया में आदिवासी हैं, ट्राइबल पीपल हैं, वैसे ही कनाडा के जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं उनके ट्राइबल पीपल हैं, जो कि मेनली कहाँ, ठंडे रीजन्स में रहते हैं और जो भी उन्हें अवेलेबल है लाइवलीहुड उस ठंडे रीजन में, वाइल्ड लाइफ छोटा मोटा जो भी चीज़ है उस पर सरवाइव करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, जो पीपल जो इन्हें बनाते हैं ऐसे घर, इन्यूट। और इन घरों को क्या बोलते हैं, इग्लूज। ठीक है, ये याद रखना है, ये भी क्वेश्चन प्री में पूछा जा चुका है। अब हम ट्रांसपोर्ट पे वापस आ जाते हैं। सो द मेन 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज।
ठीक है, 4 ये मेन है। उसके अलावा रॉकेट वगैरह तो स्पेस वगैरह अभी इतने कॉमन नहीं हुए हैं, और वो जनरल ह्यूमन ट्रांसपोर्ट के लिए है नहीं, जब तक कि एलॉन मस्क या टेस्ला के मालिक ऐसा कुछ ना कर दें कि जो हमने सोचा ना हो। तो अब आ जाते हैं पहले तो रोड पे। रोड्स 2 तरह के हो सकते हैं बेसिकली। अगर आपको अपनी बचपन की यादें अगर थोड़ी भी याद हैं, तो आप अभी किसी रूरल एरियाज़ में या पुराने गांव टाइप के एरिया में गए होंगे, तो वहाँ जनरली जो रोड मिलते थे इवन 2000 तक भी, साल 2000 तक भी या 2005 तक भी, जो मेनली रोड रहते थे वो कैसे रहते थे, अनमेटल्ड या कच्चे रोड, जिन पे एस्फाल्ट या आप जो काला जो डामर बोलते हैं वो नहीं बिछाया गया था। लेकिन अभी मैक्सिमम रोड, खासकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आने के बाद और जो नेशनल हाईवेज और बाकी स्टेट हाईवेज में डेवलपमेंट होने के बाद, हमें जो मैक्सिमम रोड है इंडिया में वो कैसे हो गए हैं, मेटल्ड रोड, ऑल व्हीलर रोड। ये क्या है, इनमें अगर बरसात हो जाए तो प्रॉब्लम, अगर मौसम ख़राब है तो प्रॉब्लम, स्पीड बहुत कम, टायर बहुत इजीली पंचर हो जाता था क्योंकि गिट्टियाँ निकली रहती थी, जिसे बोलते हैं पत्थर जो निकला रहता था। एंड ऐसे कई तरह के रोड नेटवर्क्स होते हैं। तो इसमें एक तो हो गया एक्सप्रेस वे, बेस्ट रोडवेज, 6 to 8 लेन एक्सप्रेसवेज, देन आप कह लीजिए हाईवेज, देन स्टेट हाईवेज, देन टाउन्स के लिए जो रोड है, देन रूरल रोड, एंड देन फाइनली एक और आते थे कि जो बिल्कुल रिमोट या इनएक्सेसिबल एरियाज़ के लिए भी जो रोड बिछाए जाते थे। एंड ये तो हो गए डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी एंड उनकी जो विड्थ है रोड की उस पर। और एक और बॉर्डर एरियाज़ में हम क्या है, बॉर्डर रोड वगैरह बना देते हैं, जो कि किसके मेनली किसके यूज़ के लिए हैं, वो आर्मी या जो भी वहाँ फोर्स इस्टेब्लिश्ड है उनके यूज़ के लिए ये रोड मेनली बनाए जाते हैं। देन सबवेज एंड अंडरवेज, आपने कभी देखा होगा कोई रेलवे लाइन पास कर रही है, उसके नीचे से रोड निकल रखा है या उसके ऊपर से निकल रखा है। अगर ऊपर से निकल रखा है तो जैसे कि आपने इलाहाबाद गए होंगे तो ब्रिज देखे होंगे, ऊपर क्या है, ट्रेन चल रही है आपके ऊपर और नीचे उसी ब्रिज में रोड है, तो ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज भी हो जाते हैं। सबवेज या आप अंडरग्राउंड खोद के रोड बना दो, अंडर पाथ्स भी बोलते हैं। फ्लाईओवर्स आर बिल्ट ओवर रेज्ड स्ट्रक्चर, और फ्लाईओवर्स किसी हम या तो टाउन या सिटी को पास करने के लिए ऊंचा सड़क बना दें, या फिर कोई और रोड हो रहा हो नीचे से क्रॉस हो रहा हो, उसको क्रॉस करने के लिए विदाउट हिंडरिंग हम उन्हें क्या बोल देते हैं, फ्लाईओवर्स बोल देते हैं। देन रेलवेज, आप सबको पता होगा 1851 में या 53 में, एग्जैक्ट नहीं याद है मुझे, जो मुंबई से थाने के बीच में जो रेल चली थी वो इंडिया की पहली रेल थी। वर्ल्ड में जो फर्स्ट टाइम रेल चली थी वो शायद लंदन टू बर्मिंघम चली थी 1825 में। ये डेटा प्लीज चेक कीजिएगा। तो ये रेलवे जैसे वर्ल्ड में आई, करीब उसके 25 साल बाद इंडिया में भी आ गई। अब जो रेलवे बिछाई गई थी इंडिया में, अंग्रेज़ों ने बिछाई थी, वो इंडियंस के फ़ायदे के लिए नहीं बिछाई थी। वो किस लिए बिछाई थी कि जिससे वो इंडिया के हर एक आप कह सकते हैं ना कॉर्नर तक पहुंच सकें, और वहाँ से जो भी प्रॉफिट वो कमा सकते हैं वो कमा के कहाँ ले जाएं, इंग्लैंड ले जाएं। बेसिकली इसके लिए बिछाई गई। ये काम तो रोड से भी होता था, लेकिन रोड्स की एक प्रॉब्लम थी कि रोड की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो रेलवे के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली रोड्स जो बिछे हैं, जिन एरियाज से गुजरते हैं वो इनएक्सेसिबल एरिया, वहाँ लूट पाट बहुत मस्ती थी पुराने ज़माने में भी, अभी भी प्रॉब्लम होती है। तो वो फिर प्रेफर क्या करते थे अंग्रेज, एक सेफर वे कि भाई हाँ चलो 8-10 डब्बे रेल के या कोचेस हमारे साथ हैं, लूटेंगे पीटेंगे तो इतने लोग हमारे साथ तो हैं, वहाँ तो आप अकेले जा रहे हो रोड पर, किसी ने कुछ भी कर दिया। इवन रेलवेज भी लूट ली जाती थी, जैसे काकोरी कांड आपको याद होगा। तो इसके फ़ायदे मेनली क्या थे कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था किसने, जेम्स वॉट ने। एक्चुअली इन्वेंशन किसी और ने किया था, नाम हो गया जेम्स वॉट का, उस बंदे का नाम ढूंढिएगा जिसने हकीकत में इन्वेंशन किया था। और उससे क्या है, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन था वो बहुत इजी हो गया था, क्योंकि रेलवेज में कॉस्ट बहुत कम होती है और आप बहुत ज़्यादा मटेरियल को लंबी डिस्टेंस तक ले जाने के लिए रेलवे इज़ द बेस्ट थिंग। फॉर एग्जांपल आपको सेंट्रल इंडिया से
कोलकाता अपना मटेरियल ले जाना है जिससे कि वो यूरोप के लिए एक्सपोर्ट किया जा सके या भेजा जा सके, अंग्रेज उसे अपने देश ले जाएं इसके लिए, या फिर वो ईस्टर्न को वेस्टर्न कोस्ट पर कहीं कांडला या मुंबई पहुंच सके, तो आपको रेल रोडवेज से तो ये बहुत कॉस्टली होने वाला था, तो उन्होंने रेलवेज की व्यवस्था की। अब तो क्या हो गया, सुपर फास्ट ट्रेन, इवन बुलेट ट्रेन आ गई है। बुलेट ट्रेन की बोलते हैं, वो बुलेट की स्पीड से चलती हैं, लिटरली बुलेट की स्पीड से चलती हैं। जापान या और चाइना में जो बुलेट ट्रेन है उनकी अगर मैक्सिमम स्पीड देखें तो हम 600 किलोमीटर पर आवर तक भी हैं, जो कि एवरेज स्पीड होती है। एक किसी गन से निकली हुई बुलेट की एवरेज स्पीड भी इतनी ही होती है। तो अब हमने काफ़ी डेवलपमेंट कर लिया है। और एक बात जो इन्होंने यहाँ लिख रखी है, इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड, इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। ये गलत है, लार्जेस्ट कौन है, चाइना है। ठीक है, हम चाइना से बहुत पीछे रह गए हैं। पहले तो इंडिया में लार्जेस्ट था, पर अब ये लार्जेस्ट नहीं है। और यहाँ इन्होंने एक बढ़िया सा फैक्ट दे रखा है कि जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग टू कहाँ तक जाती है, व्लादिवोस्तोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट, जो बिल्कुल अलास्का से टची हुई पैसिफिक कोस्ट है, वहाँ ईस्ट से लेके ये वेस्ट में कहाँ तक जाती है, सेंट पीटर्सबर्ग तक। लगभग एक कंटिनेंट, सबसे बड़ा कंटिनेंट है जो एशिया, उसकी पूरी लेंथ में ट्रेवल करती है। और ये सबसे लंबी रेलवे लाइन है वर्ल्ड में अभी तक, अभी भी इसके आगे कोई नहीं निकला है। देन वाटरवेज, अगर चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो छोटा गुड ट्रांसपोर्ट करना हो, आपको बड़ा गुड ट्रांसपोर्ट करना हो, बड़ा गुड ट्रांसपोर्ट करना हो या छोटा, तो उसके लिए वाटरवेज। आप एक लकड़ी को, सिंपलेस्ट क्या हो सकता है, आप एक लकड़ी को पानी में डाल दीजिए नदी में, और उस पर बैठ के आप यात्रा कर लीजिए लगभग फ्री में। उसमें पैडल भी नहीं मारना है आपको। इवन स्टिल वाटर बॉडी है तो उसमें आप जरा सा चप्पू चलाएंगे, पैडल मारेंगे, तो वो जो भी लकड़ी या आपने जो भी छोटी मोटी नौका बना के डाली है वो भी आगे इजीली बढ़ जाएगी। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का हम इनलैंड हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने रामायण पढ़ी हो तो निषाद राम भगवान को या राम जी को जो गंगा पार करवाता है वो किस पे, एक बोट पर करवाता है, बोलता है मैं इसके पैसे नहीं लूँगा। तो इसका मतलब ये एंशियंट टाइम से ये जो ट्रेवल का मेथड है हम लोगों को पता है। इसमें अगर वो नदी या फिर वाटर लेक्स वगैरह में हो रहा है तो वो हो गया इनलैंड। अगर इसी को हम सी या बड़े ओशंस में यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, सी रूट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर अंग्रेज़ों ने हमें एक्सप्लोइट किया था तो बेसिकली वो वाटरवेज से किया था। इतना तो उन्होंने रेलवे का भी फ़ायदा नहीं उठाया था। वो पूरा क्या करते थे, यूरोप से मेडिटेरेनियन होते हुए, रेड सी होते हुए, सुएज कैनाल के थ्रू, और कहाँ आते थे, इंडिया के वेस्टर्न या ईस्टर्न कोस्ट पर जहाँ भी उन्हें काम पड़ता था, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। तो ऐसे वाटरवे या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट है ईजीएस्ट है। और जो सबसे बड़े पोर्ट्स हैं वर्ल्ड में, उनमें से कांडला है, मुंबई है इंडिया में, देन न्यूयॉर्क वगैरह। आप सोच रहे होंगे न्यूयॉर्क तो जो अटलांटिक की जो ईस्टर्न कोस्ट है उस पर सिट नहीं करता है, तो न्यूयॉर्क कैसे करते हैं, एक नदी है जो कि अटलांटिक ओशन में जाके गिरती है, वो न्यूयॉर्क के उसकी कोस्ट पे है, तो वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ तक न्यूयॉर्क पोर्ट एक्सेसिबल है। देन यूरोप में जो पोर्ट हैं, चाहे वो लंदन के जो आसपास पोर्ट हों या लग्जमबर्ग हों या फिर स्पेन के जो भी पोर्ट हों, और फ्रांस, इटली, ग्रीस, इन सब के पोर्ट, सिंगापुर हो गया। देन ताइवान में जो पोर्ट्स हैं, जापान में जो पोर्ट्स हैं, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। कुछ के नाम यहाँ दिए गए हैं, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द अमेरिका, रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, देन डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडम इन यूरोप। ये कुछ वर्ल्ड के फेमस पोर्ट्स हैं। इनके आप प्लीज़, अगर जब ये सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, तो प्लीज़ एटलस लेके बैठिए, जिससे मुझे बार बार मैप खोलने की ज़रूरत ना पड़े, और आप वहाँ जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इनकी लोकेशन देख सकें और इसे याद कर सकें। ये आपके ज्योग्राफी को समझने में भी मदद करेंगी, कैसे हाउ थिंग्स वर्क इन ज्योग्राफी, स्पेस में कैसे काम करती हैं, और एग्जाम्स में बहुत काम आने वाली है। अगर हम इनलैंड वाटरवेज की बात करें तो
जो 2 मेन वाटरवेज हैं आप इंडिया के, उनके नाम याद रख सकते हैं। एक तो गंगा पे है, कौन सा है, वाटरवेज नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 1, कहाँ से, इलाहाबाद से लेके हल्दिया। ये हल्दिया कहाँ है, इलाहाबाद का शायद नाम चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने, प्रयागराज कर दिया, स्टिल आई एम कि ये इलाहाबाद ही ठीक है। इलाहाबाद से लेके हल्दिया, हल्दिया कहाँ है, कोलकाता का पोर्ट है। कोलकाता तो थोड़ा सा हुगली नदी पे इनलैंड है, हल्दिया कहाँ है, जो बे ऑफ बंगाल को की जो कोस्ट है वहाँ पे सिटेड है, तो ये वहाँ तक है। और जो सेकंड वाटरवे है वो है ब्रह्मपुत्र नदी पे, कहाँ से, सदिया इन असम से लेके धुबरी। सदिया कहाँ है, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है, और धुबरी कहाँ है, बिल्कुल जहाँ बांग्लादेश और असम का बॉर्डर है वहाँ पे है। तो ये नेशनल वाटरवे नंबर 6 है। ये 2 इंपॉर्टेंट वाटरवे हैं जो आप सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जो आपको याद रखने हैं। और बाकी की ये 1 और 6 तो ये हो गए, 1 और 6 ये हो गए। आपको जो बाकी की 4 और बचे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखने हैं, ढूंढ के याद कीजिए उन्हें। और जो टोटल अभी वाटरवेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किए हैं वो शायद 106 या 107 है, तो उन्हें आप एक नज़र से देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये 6 तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, और उनका मैप भी पता होना चाहिए। देन एयरवेज, एयरवेज में आप 2 तरह के वो कह सकते हैं, एयर रूट को लेके राइट ब्रदर्स या राइट ब्रदर्स जो भी बोलते हो इन्हें, उन्होंने करीब 1909 में या 10 में क्या है पहली सक्सेसफुल उड़ान भरी, जिस भी मेथड से वो ग्लाइडिंग वगैरह पैराग्लाइडिंग जो भी वो करते होंगे उस मेथड से। तो अभी 2 मेन मेथड है इसमें, एक तो हेलीकॉप्टर टाइप का कि मतलब जो अपनी जगह से ही टेक ऑफ कर सके और लैंड कर सके, उसे रनवे की ज़रूरत ना हो, और एक हो गया एरोप्लेन टाइप का जिसको एक पर्टिकुलर रनवे की ज़रूरत है, जो कि कुछ देर दौड़ने के बाद फ्लाइट टेक ऑफ कर सकता है। तो ये थोड़ा सा चीप रहता है जो एरोप्लेन टाइप का, और इसे हम बड़े पैमाने पे बना भी रहे हैं जिससे एयर ट्रेवल भी पॉसिबल हो पाया है। और जो हेलीकॉप्टर वगैरह की सर्विसेज हैं वो बेसिकली इनएक्सेसिबल एरियाज़ में, जहाँ एयरप्लेन के लिए बनाने के लिए पट्टी नहीं है या रेलवे या रोडवेज इजीली नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए हम ये जो हेलीकॉप्टर वगैरह यूज़ करते हैं। वर्ल्ड में जो सबसे बड़े एयरपोर्ट्स हैं वो कहाँ हैं, दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कायरो। फ्रैंकफर्ट कहाँ है, जर्मनी, कायरो कहाँ है, इजिप्ट। और भी कई सारे एयरपोर्ट हैं, कुछ के नाम यहाँ दे रखे हैं। वंस अगेन एटलस खोल के देखिए कहाँ वर्ल्ड में बड़े एटलस और जो एयरपोर्ट हैं और जो पोर्ट्स हैं, वाटर पोर्ट्स हैं, वो उनको देखिए। देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मैंने बताया था इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। किसी भी प्रोसेस से आप ना तो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ वो जो इन्फॉर्मेशन है, एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन है, उसे एक से लेके दूसरे तक भेज रहे हैं। तो इसमें 2 वे हैं मेनली, एक तो है मास मीडिया, पहला तो है मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया बोल देते हैं। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक रिले सेंटर होगा, वहाँ से कई लोगों को एक साथ ये इन्फॉर्मेशन रिले कर सकता है, भेज सकता है। रिले मतलब भेजना, तो रिले, ठीक है, ये लिख लीजिए। जैसे कि टीवी हो गया, एक बंदा बैठा है दूरदर्शन पे दिल्ली में और पूरे इंडिया में सब लोग उसी को देख रहे हैं 1980s में। अभी तो व्हाट्सअप एंड वो भी हो गए हैं कई सारी चीज़ें। जैसे न्यूज़पेपर की ऑफिस है मान लीजिए भोपाल में, और वो फिर वहाँ से न्यूज़पेपर छप रहा है और सबको बट रहा है। ये तो हो गए जो मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन। कुछ होते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन, 1 to 1 हो गया, जैसे टेलीफोन हो गया, टेलीग्राम हो गया। पोस्ट ऑफिस का भी जो कम्युनिकेशन है वो मेनली 1 to 1 ही होता है। और अभी जो सोशल मीडिया आ गई है वो इन दोनों का, सोशल मीडिया क्या है, मास कम्युनिकेशन, और जो 1 to 1 कम्युनिकेशन है उसका दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप इसका दोनों तरह यूज़ कर सकते हैं। आप ग्रुप में भी मैसेज भेज सकते हैं, आप अपने फ्रेंड को भी मैसेज भेज सकते हैं। ये तो हो गया बेसिक की जो कम्युनिकेशन में जो मैसेज भेजा जा रहा है वो पार्टीज़ के हिसाब से अगर हम इसे डिवाइड करें। अगर हम इस टेक्नोलॉजी की बात करें जो इनमें यूज़ होती है तो वो 2 तरह की है। एक तो आप वायर के थ्रू मैसेज भेज रहे हो, बेसिकली 2 ही तरह की होती है और तीसरी तरह की कोई नहीं होती है। या फिर आप वायरलेस भेज रहे हो, तो वायर के थ्रू भेज रहे हो तो मेनली आप इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हो, जिस भी फॉर्म में कर रहे हो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज़ करते हो, जैसे कि
टेलीग्राम या पुराने ज़माने में जो फ़ोन होते टेलीफोन लाइन होती थी, या आज के ज़माने में जो इंटरनेट का वायर देखा हो आप, अगर उसी को आप ऐसे के बिना वायर के कर रहे हो तो आप इनको कोई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं जैसे रेडियो वेव हो गई, 4G 5G क्या है, कुछ टाइप की रेडियो वेव या माइक्रोवेव सी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो सन से हमें डेली मिल रही है, जिसे हम धूप कहते हैं, वही उन्हीं का यूज़ करते हैं, उसी के एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का यूज़ करके हम ये कम्युनिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें LCRD लेज़र कम्युनिकेशन रिले डेमोस्ट्रेशन, नासा ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, आप उस वीडियो को देखिएगा, जिसमें कि वो क्या बता रहे हैं कि हम जो पहले स्पेस में रेडियो वेव से कम्युनिकेट करते थे, स्पेस में कोई भी स्पेस क्राफ्ट है या फिर कोई भी हमारा सैटेलाइट है, उससे हम किस रेडियो वेव से कम्युनिकेट करते थे, अब हम उसे किस वेव से रिप्लेस करने वाले हैं, लेज़र वेव से। दोनों वायरलेस की मेथड है, बस दोनों में फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज हो रही है जिस भी मीडियम का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये दो तरीके तो हम इसे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं और दो तरीके से इसे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अब जो ये मैप है इसमें कुछ फेमस वर्ल्ड के जो पोर्ट्स हैं और एयरपोर्ट्स हैं वो दिए हैं, प्लीज़ इसको देखिएगा। एक एक को जो इनमें सिटी के नाम हैं वो आपको वैसे भी पूछ ले जाते हैं, सिटी कहाँ है, किस देश में है, न्यूज़ में रहती है। तो अदरवाइज़ आप जब मेंस के आंसर वगैरह लिखेंगे तो आप जब अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करेंगे तो आपको नाम पता होंगे अगर उस जगह की सिटीज़ का, तो वो बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो ये कीजिए। अब आ जाते हैं इनके हम क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। व्हाट आर द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म सेटलमेंट, which are the activities practiced by rural people, mention any 2 merits of railways, what do you understand by communication, what is mass media। ये हो गया। प्लीज़ एक एक को अटेम्प्ट कीजिए, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन्हें कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कुछ पल्ले पड़ा है या नहीं पड़ा है। और अगर नहीं पड़ा है, कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि सेटलमेंट हो गया, रूरल पीपल हो गया, रेलवे हो गया, कम्युनिकेशन, किसी में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछिए और मुझे बताइए कि मैं कैसे इम्प्रूव करूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए, या फिर क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई है उसे मैं वहाँ आंसर करूँगा। तो प्लीज़ इनको कीजिए एक एक से और मुझे फीडबैक दीजिए। थैंक यू।